दोस्तों इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने मगध साम्राज्य और मौर्य वंश के आरंभिक शासकों के बारे में जानकारी ले ली थी। अभी जो हमारी चर्चा होगी वो मौर्यकालीन प्रशासन से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन को, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सबसे पहले हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये जो प्रशासन है उसकी प्रकृति कैसी थी, तो वो केंद्रीय राजतंत्रात्मक थी। सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में ही थी। पोस्ट वंशानुगत होता था। न्याय निर्णय करने का फैसला हो या कोई भी शासन संबंधी फैसला हो वो राजा ही लेता था। तो यहाँ पे कैसी प्रकृति थी, न्याय व्यवस्था की केंद्रीय राजतंत्रात्मक थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है वो सप्तांग सिद्धांत दिया है। राज्य को 7 अंगों में डिवाइड किया है। तो सप्तांग सिद्धांत में उसने कैसे कैसे डिवाइड किया है इसको देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले उसने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा को रखा। राजा के बाद दुर्ग में डिवाइड किया। राज्य को 7 भाग में डिवाइड किया। पहला राजा, दूसरा दुर्ग, उसके बाद मंत्री, मित्र, कोष, सेना, जनपद। राजा, दुर्ग, अमात्य, मित्र, कोष, सेना, जनपद। इसको आप ऐसा रख सकते हैं कि सेंटर में राजा रहेगा, दुर्ग के अंदर रहेगा, उसका एक सेना रहेगा, उसके मंत्री रहेंगे, उसके मित्र रहेंगे, उसका वो जिस पद में रहेगा, जिस राज्य में रहेगा उसका जनपद रहेगा, और उसी राजा का कोष वो भरेगा। ठीक है, अपना वो कोष भरेगा। तो राजा, दुर्ग, अमात्य, मित्र, कोष, सेना और जनपद। फिर से राजा, दुर्ग, अमात्य, मित्र, कोष, सेना, जनपद। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो सात लेवल है समाज के, राज्य के, वो ये है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय प्रशासन कैसे था। तो देखिए जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें सबसे ऊपर राजा था। राजा के नीचे तीर्थ या अमात्य कहे जाते थे, ये मंत्री होते थे। इसमें 18 तीर्थों की चर्चा की गई है और उसके नीचे अध्यक्ष होते थे। तो केंद्रीय प्रशासन में जो सर्वोच्च होता था वो राजा होता था। राजा के नीचे तीर्थ या अमात्य और उसके नीचे अध्यक्ष होते थे। तीर्थों की संख्या 18 थी, जो कि राजा की सहायता हेतु 18 व्यक्तियों का एक समूह था जिसको हम लोग तीर्थ या अमात्य कहते हैं। और इन तीर्थों में जो सबसे प्रमुख तीर्थ था वो पुरोहित था, जो राजा को सलाह देने का काम करता था। ठीक है, और अध्यक्षों की संख्या 26 है, जिसको द्वितीय श्रेणी का अधिकारी बताया गया। जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे वो तीर्थ थे, और जो द्वितीय श्रेणी का अधिकारी थे उनको अध्यक्ष कहा गया है। ठीक है, और किसी भी अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र का परीक्षण किया जाता था, उसको उपदा परीक्षण कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, उपदा परीक्षण कहा गया है। किसी भी अधिकारी को जो है वो मंत्री के पोस्ट पे या अध्यक्ष के पोस्ट पे बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए उसके चरित्र का परीक्षण किया जाता था, जिसके लिए शब्द क्या आता है, उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन को देख लिए, सबसे ऊपर राजा, उस पर प्रथम श्रेणी का अधिकारी जिसको तीर्थ या अमात्य कहते हैं, उसके बाद द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जिसको अध्यक्ष कहते हैं। जो तीर्थ या अमात्य थे उनकी संख्या 18 थी, जो अध्यक्ष थे उनकी संख्या 26 थी। किसी भी अधिकारी को शामिल करने से पहले उसके चरित्र का परीक्षण किया जाता था। एक लंबे समय के बाद चरित्र का परीक्षण करने के बाद उसको शामिल किया जाता था। इस टर्म को उपदा परीक्षण कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रमुख तीर्थ और उनका कार्य। तो देखिए, तो मैंने बताया कि 18 तीर्थ थे, तो हम 18 को नहीं पढ़ेंगे, उसमें से कुछ ही को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो पुरोहित था, मैंने पहले ही बता दिया कि वो राजा का सबसे प्रमुख तीर्थ था और राजा को सलाह या परामर्श देता था। अब पुरोहित हो गया, उसके बाद समाहर्ता था। तो समाहर्ता जो था, जो समाहर्ता था वो राजस्व संग्रहण करता था। जो टैक्स कलेक्शन करने का काम करता था वो समाहर्ता करता था। और जो सन्निधाता था वो क्या करता था, कोषाध्यक्ष था। राजस्व को कलेक्ट करने का काम समाहर्ता का, और सन्निधाता का काम क्या है, जो कलेक्शन हो के आया है राजस्व का उसका वो देख रेख करता था, उसका वो लेखा जोखा करता था, वो कोषाध्यक्ष था, सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता। नागरिक जो था वो नगर का प्रमुख अधिकारी था और जनगणना अधिकारी था।
नगर का प्रमुख अधिकारी और जनगणना अधिकारी कौन था? नागरिक। अब यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो प्राचीन भारत में जो सबसे पहले अगर कहीं जनगणना हुआ है तो वो मौर्य काल में ही हुआ है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना मौर्य काल में की गई। तो नागरिक हो गया। नागरिक जो था वो नगर का प्रमुख अधिकारी और जनगणना अधिकारी था। उसके बाद हम प्रशासता को देखते हैं। जो प्रशासता था वो राजकीय कागज जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता था और उनको लिपिबद्ध करके उनको अरेंज करके सजा के संजो के रखता था। कौन? वो प्रशासता। अब एक बार फिर से इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले नागरिक को देखिए। नागरिक को आप रिलेट कर सकते हैं नगर से। तो नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक। इसी के जिम्मे कौन सा काम? तो जनगणना का काम। पुरोहित मैंने पहले बता दिया, पुरोहित सलाह के लिए, ठीक है। हित का बात करेगा, राजा को सलाह देगा। हित से रिलेट कर लीजिए उसको। अब यहाँ पे देखिए यह जो समाहर्ता है वो राजस्व को संग्रहण करता है, ठीक है। समाहर्ता किसको संग्रहण करता है? राजस्व का। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। प्रशासता आपने प्रशस्ति पढ़ा होगा। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। इन सेंस अगर कहीं संधि हुआ या राजा का कोई भी चीज प्रशंसा हुआ तो उसको समेट के रखने का, कागजों को समेट को लिपिबद्ध करके रखने का काम किसका था? प्रशासता का था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अध्यक्षों को देख लेते हैं। तो प्रमुख अध्यक्ष और उनके कार्य। हम लोग ने तीर्थों को देख लिया। तीर्थ में हमने 5 तीर्थों को देखा और यहाँ पे हम जो अध्यक्ष है उनकी भी संख्या हम 5, वैसे तो 26 है, 5 को ही हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले एक लक्षणाध्यक्ष था जिसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी का कोषाध्यक्ष था। इसका काम क्या है? जो जो वो जो सन्निधाता था वो प्रथम श्रेणी का कोषाध्यक्ष था। वो पूरे राज्य के जो भी राजस्व संग्रहण होता है उसका कोषाध्यक्ष था वो, ठीक है। लेकिन ये जो है ना वो सिक्का जारी करने का और जो रुपया जो सिक्का प्रचलन में आएगा उसका कैसा डिजाइन होगा इसको वो करता था जो द्वितीय श्रेणी का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। तो लक्षण को आप लक्ष्मी से देवी लक्ष्मी से रिलेट कर सकते हैं और उससे सिक्का आप रिलेट कर सकते हैं, धन रिलेट कर सकते हैं। तो लक्षणाध्यक्ष सिक्का जारी करने का काम करता था, प्लस में सिक्के का रूप कैसा होगा इसको भी डिसाइड करता था लक्षणाध्यक्ष। और उधर कौन था? सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, ठीक है। अब यहाँ देखिए पण्याध्यक्ष। पण्य का मतलब होता है व्यापार। पण्य का मतलब ही होता है व्यापार। तो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष पण्याध्यक्ष। सीता सीताध्यक्ष जो होता था वो राजकीय वन्य भूमि से जंगल की भूमि से जो टैक्स को कलेक्शन करता था वो सीताध्यक्ष था। राजकीय वन्य भूमि से प्राप्त राजस्व का जो लेखा जोखा करता था वो क्या था? सीताध्यक्ष। सीता का मतलब जो आप वो वैदिक काल में पढ़े होंगे कि हल से जोती हुई जो मेड़ होते हैं उसको सीता कहते हैं। तो आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि जो वन्य भूमि है वहां से जो प्राप्त जो राजस्व है उसका जो लेखा जोखा करता था वो सीताध्यक्ष है। उसके बाद सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष जो आबकारी विभाग का अध्यक्ष था, जो जल विभाग का अध्यक्ष था वो सूराध्यक्ष था। आब का मतलब पानी होता है, ठीक है। पानी से संबंधित विभाग का अध्यक्ष जो था वो सूराध्यक्ष था। उसके बाद महामात्य परिषद। तो महामात्य परिषद गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग। महामात्य परिषद क्या था? गुप्तचर विभाग था। तो फिर एक बार देख लेते हैं लक्षणाध्यक्ष। लक्षणा को देवी लक्ष्मी से रिलेट करके सिक्का जारी करना और सिक्के का रूप देने का काम लक्षणाध्यक्ष का। पण्याध्यक्ष का पण्य का मतलब व्यापार होता है। सीता वन से राजकीय वन भूमि से प्राप्त जो राजस्व का लेखा जोखा करेगा वो सीताध्यक्ष होगा। सूराध्यक्ष से पानी को रिलेट कर लीजिए और जो पानी यानी आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष था वो सूराध्यक्ष था। और महामात्य परिषद गुप्तचरों का एक विभाग था, उसके अध्यक्ष को महामात्य परिषद कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति को देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन को देख लिए हम लोग। तो केंद्रीय प्रशासन जो था वो 2 भाग में बंटा हुआ था। एक तीर्थ और द्वितीय। तीर्थ जो थे वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी या मंत्री थे और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी को अध्यक्ष कहते हैं। तीर्थ में हमने 5 नाम देखा और उसी प्रकार हमने जो अध्यक्ष है उसमें भी हम लोगों ने 5 नाम देखा। अब हम जो है वो मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो देखिए सबसे पहले अभिलेख किसको कहते हैं इसको देखिए। किसी भी कठोर सतह को चिकना करके समतल करके उस पर अगर कोई भी चीज उत्कीर्ण करा जाता है तो उसको अभिलेख कहते हैं।
कोई सा भी कठोर सतह, वो पत्थर का कोई भी कठोर सतह हो वहां पे, तो किसी भी कठोर सतह पे उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देखिए। शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, गुहा अभिलेख आता है। शिला का मतलब बड़ा पत्थर को लिए उसको उसको चिकना किए, समतल किए, काट छाट के, चलिए थोड़ी से चाहे जैसे भी, और उस पे लिखे तो शिलालेख। स्तंभ लेख क्या किया कि एक खंबे पे लिखना स्टार्ट किए तो स्तंभ लेख। किसी गुफा, गुहा मतलब होता है गुफा, गुफा के बाहरी जो गुहा का जो फ्रंट है वहां पे लिखे तो गुहा अभिलेख कराए। अब यहाँ पे देखिए जो शिलालेख है वो दो भाग में बटा है, एक वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुई है, और लघु शिलालेखों की संख्या 17 है। वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुई है, और लघु शिलालेखों की संख्या 17 है। उसके बाद आप स्तंभ लेख को देख लीजिए, तो स्तंभ लेख वृहद है 7, लघु है, लघु बहुत सारे हैं, लघु की गिनती नहीं है, ठीक है। तो स्तंभ लेख में वृहद 7 है और लघु बहुत सारे हैं। अब जो स्तंभ लेख होता था ना वो एक पत्थर को लेके उस मतलब एक एकात्मक पत्थर होता था, इन द सेंस एक ही पत्थर से वो पिलर बना होता था, उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता था। एक बहुत बड़े चट्टान को ले लिए और चट्टान को काटते काटते एक स्तंभ का रूप दे दिए, उसमें कोई भी जोड़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्तंभ है। स्तंभ पे क्या होता था कि एक उल्टा कमल होता था। सबसे पहले तो ये एकात्मक पत्थर का बना होता था, और जो इसका खड़ा वाला सरफेस है उसको लाट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाट कहते हैं। और इसके शीर्ष पे उल्टा जो है वो कमल का चित्र होता था, और फलक पे कोई पशु होते थे। तो ये है आपको स्तंभ लेख का एक आकृति। आगे हम आपको दिखा देंगे सारनाथ फलक, वहां आप समझ जाइएगा, ठीक है। एकात्मक पत्थर का ये जो लंबा वाला भाग है जिस पे लिखा रहता था उसको लाट कहते हैं, और जनरली 7 लाइन का मतलब 7 लाइन लिखी होती थी, 7 लाइन का मतलब वो खाका बनाया होता था इस पे, ठीक है। और इसके शीर्ष पे उल्टा कमल था, और फलक पे जो है वो पशु की आकृति होती थी। अब कहाँ के स्तंभ लेख पे कौन सी पशु की आकृति है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम देखेंगे आगे। पहले आप समझ गए कि जो अभिलेख, हम कला और संस्कृति के अंतर्गत पहले अभिलेख को पढ़ेंगे, तो उस अभिलेख में शिलालेख को भी अभिलेख कहते हैं, स्तंभ लेख को भी अभिलेख कहते हैं, गुहा अभिलेख को भी अभिलेख कहते हैं। क्योंकि अभिलेख का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी कठोर सतह पे उत्कीर्ण लेख। तो ये बड़े शिला, बड़े पत्थर पे वो भी अभिलेख, स्तंभ पे वो भी अभिलेख, किसी गुफा के बाहरी दीवारों पे वो भी अभिलेख, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, बारी बारी से देखते हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा अभिलेख को। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की बात कर लेते हैं। अशोक के अभिलेख जो कहां कहां से मिले और सबसे पहले उसको किसने पढ़ा, इन सब चीजों को देख लेते हैं। उसके कौन कौन से स्तंभ लेख हैं, ये सब चीजों को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। वो आया था कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख, अभिलेख इन द सेंस वो कुछ भी हो सकता है, शिलालेख हो सकता है, स्तंभ लेख हो सकता है, गुहा अभिलेख हो सकता है, क्योंकि अभिलेख के अंतर्गत सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो 1750 में इसकी खोज टी फेंथलर ने की थी। किसने? टी फेंथलर ने की थी। टी फेंथलर ने की थी। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी, जिसपे अशोक का जो है वो प्रशस्ति था, प्रशंसा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा किसने था, तो वो टी फेंथलर ने खोजा था। और कौन से अभिलेख को खोजा था, तो एक स्तंभ लेख है जो कि दिल्ली मेरठ से प्राप्त हुआ है, उसको खोजा था टी फेंथलर ने। लेकिन उनको ये पढ़ नहीं पाए थे, अशोक के अभिलेख जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है उसको ये पढ़ नहीं पाए थे। इसमें लिपि कौन कौन से यूज की गई है अशोक के अभिलेखों में? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसकी भाषा क्या थी? लिपि तो ये सारी थी, इसमें जो भाषा यूज किया गया है वो प्राकृत भाषा का यूज किया गया। अशोक के अभिलेखों में लिपि कौन कौन है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। मैंने आपको कल बताया था कि अशोक का नाम, अशोक किसमें किसमें कौन कौन सा अभिलेखों स्तंभ लेख में मिलता है, तो मास्की, गुज्जर, नेटूर, उद्गोलम। अशोक का जो नाम अशोक के नाम से वो किन किन स्तंभ लेखों में है, तो किन किन अभिलेखों में? मास्की, गुज्जर, नेटूर, उद्गोलम। उसी प्रकार से अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक थी। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। भाषा क्या थी? प्राकृत थी। इसको पढ़ा किसने और कब? 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। परंतु जेम्स प्रिसेप ने इस दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को नहीं पढ़ा था।
जेम्स प्रिंसेप ने एक नया स्तंभ लेख खोजा जो दिल्ली टोपरा से मिला था और उसको इन्होंने पढ़ा था। तो लेकिन दोनों तो अशोक का ही है ना, तो अशोक के अभिलेख को खोजा सबसे पहले किसने था? तो वो खोजा था टी पेंथलर ने। वो दिल्ली में स्तंभ लेख को उन्होंने खोजा था, पर वो पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन जो जेम्स प्रिंसेप है एक और स्तंभ लेख को खोजे और उसको पढ़ लिए। ये किसको नहीं पढ़े थे? जो पहले से मिला था उसको इन्होंने नहीं पढ़ा था। इन्होंने एक नया स्तंभ लेख का खोज किया जिसको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहते हैं, और उसको इन्होंने पढ़ा था। किन्होंने? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग शिलालेखों को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक स्लाइड आगे पीछे कर दिया। जैसे मैंने आपको अभिलेख बताया, तो अभिलेख में शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, गुहा अभिलेख आता है। तो पहले हम लोग को शिलालेख पढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले वो जो स्लाइड है वो आगे पीछे हो गया था। कोई बात नहीं, तो देखिए शिलालेख को देख लीजिए। अब वहां जब अशोक का स्तंभ लेख आएगा तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे अभिलेख में जो पहले शिलालेख था उसको देखिए। तो शिलालेखों की संख्या जो मैंने बताया था कि वृहद है और लघु थे, तो हम लोग को वृहद को ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो वृहद शिलालेख थे, क्योंकि उनका लोकेशन से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये एराकुड्डी शिलालेख कहाँ मिला है, तो इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वृहद शिलालेख है उनकी भारत में भाषा सॉरी जो लिपि है वो ब्राह्मी है, और भारत से बाहर जो लिपि मिली है वो कैसे मिली है? खरोष्टी मिली है। ठीक है, ये मौर्यकालीन शिलालेख है, ये अशोक का नहीं है। वो अशोक का स्पेसिफिक का बात कर रहे थे कि अशोक का स्पेसिफिक जो पढ़ा था सबसे पहले वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो वृहद शिलालेख है उनकी भारत में लिपि ब्राह्मी है और भारत से बाहर खरोष्टी है। तो वृहद शिलालेखों में हम मुख्य रूप से 7 या 8 शिलालेखों को देखेंगे। 8 शिलालेखों को देखेंगे, उन्हीं को हम लोग उन्हीं के लोकेशन को रटेंगे। और उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि शाम को सोए जो गधा, शाम को सोए जो गधा। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर लिख देते हैं। देखिए, शाम को सोए जो वो गधा। जो शाम को सोता है वैसे भी कहा जाता है गधा बेर का टाइम है शाम वाला, जब दिन ढलता है और रात की शुरुआत होती है तो उसको गधा बेर कहते हैं हम लोग के साइड। ठीक है, तो जो शाम को सोता है वो गधा है। ठीक है, अब यहाँ पे शाम से लेट कीजिए शहबाज गढ़ी, मान से मान सेहरा, सा से शहबाज गढ़ी, मान से मान सेहरा, को से कालसी, सो से सोपारा, ए से एरेगुड्डी, जो से जोगढ़, ग से गिरनार और धा से धौली। फिर से देखिए, शाम को सोए जो गधा, सा से शहबाज गढ़ी, म से मान सेहरा, को से कालसी, सो से सोपारा, ए से एरेगुड्डी, जो से जोगढ़, ग से गिरनार, गधा, धा से धौली। फिर से देखिए, शाम, शाम में 2 वर्ड, सा म, सा से शहबाज गढ़ी, मां से मान सेहरा, शाम खत्म। को से कालसी, को हो गया। सोए को देखिए, सो से सुपारा, ए से एरेगुड्डी, सो से सुपारा, ए से एरेगुड्डी। उसके बाद जो से जोगढ़, ग से गिरनार और ध से धौली। अब इसकी लोकेशन से क्वेश्चन पूछता है, बताइए ये शिलालेख किस लोकेशन पे? यही क्वेश्चन आता है। और कभी ऐसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन से वृहद शिलालेख नहीं है, तो आप इतने का नाम याद रखिएगा, इसमें इसी के अंदर में से आएगा। अगर जो आपको दिखेगा कि ये नाम इसमें नहीं है तो वो नहीं होगा वृहद शिलालेख में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हो गया। अब देखिए, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में है, कालसी कहाँ पे है? कालसी उत्तराखंड में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, एरेगुड्डी जो है वो करनूल आंध्र प्रदेश में है, जोगढ़ उड़ीसा में है, गिरनार गुजरात में है, गिरनार पर्वत और गिरनार जो वन है गिर वन वो गुजरात में, वैसे ही पता धौली जो है वो उड़ीसा में। तो एक बार लोकेशन को आप कर लीजिएगा आराम से। पहले आप नाम तो रट लीजिए, नाम रटने को शाम को सोए जो गधा, शाम को सोए जो गधा। उसके बाद लोकेशन को कर लीजिएगा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, सोए सोपारा महाराष्ट्र, एरेगुड्डी आंध्र प्रदेश, जोगढ़ उड़ीसा में है, गिरनार गुजरात में और धौली भी उड़ीसा में। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं अभिलेख। शिलालेख हो गया। शिलालेख के बाद हम लोग अभिलेख को पढ़े थे, तो एक बार 1 मिनट, अभिलेख में मैंने अशोक वाला अभिलेख को बता दिया, अशोक के अभिलेख को मैंने बता दिया। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को मैंने वहां इसके पीछे वाले स्लाइड में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मौर्यकालीन जो प्रांतीय प्रशासन है उसको देख लीजिए। तो देखिए, जो मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन है उसमें क्या होता था कि समाज को जो है वो
सॉरी, जो मौर्यकालीन साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था, जिसको चक्र कहते हैं। जो मौर्यकालीन साम्राज्य है वो प्रांतों में विभाजित था, जिसको चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार टोटल 5 प्रांत में ये विभाजित था मौर्य काल। ठीक है, सबसे पहले एक उत्तरापथ होता था, उत्तरापथ प्रांत, दक्षिणापथ, मध्य देश और अवंती और कलिंग। ये इतने प्रांत थे मगध के अंतर्गत, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ प्रांत नाम का नाम था, और उसका जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और अवंती तक का जो प्रांत है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐड करके बनाया था मगध में। ठीक है, मगध का विस्तार किया था। ठीक है, यहाँ तक, अवंती तक। और जो 5वां देश है कलिंग, जिसके बारे में मैंने कल बताया था, अशोक यही जो है जो भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष में जाते हैं, तो वो कलिंग को जोड़ने का काम किया था, जिसकी राजधानी तोसली थी, वो अशोक ने जिया था। ठीक है, तो जो मौर्यकालीन साम्राज्य है वो प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों को चक्र कहा जाता है। अशोक तक 5 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 तक किया था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश और अवंती। अशोक ने कलिंग को जोड़ के एक विराट साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो स्तंभ लेख को देखते हैं। शिलालेख, शिलालेख के बाद स्तंभ लेख को देखना है, उसके बाद गुहा लेख को देखना है। ठीक है, तो देखिए अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो थी ना वो 7 थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ठीक है, अब कौन कौन से स्तंभ लेख कहां से पाए गए हैं इसको देखते हैं। तो देखिए अशोक के स्तंभ लेख जो लगाने की प्रेरणा है, अशोक ने कहां से ली थी? डेरियस प्रथम, दारा प्रथम से ली थी। दारा प्रथम जो कि हकमानी वंश का शासक था, तो दारा प्रथम से इसने स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा ली थी। ये ईरानी शासक थे। ठीक है, अब जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ जो है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्तंभ लेख, अब देखिए बात को समझिएगा, एक होता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब उसमें सबको समाहित करके बोल रहा है। ठीक है, जब वो सबको समाहित करके बोलेगा, देखिए यहाँ पे जब सबको वो समाहित करके बोलेगा, टोटल अभिलेख, उसमें गुहा अभिलेख होगा, उसमें स्तंभ लेख होगा, उसमें शिलालेख होगा। तो जब पूरा पूरा को समाहित करके बोलेगा और उसकी लिपि बोलेगा तो चारों का चारों होगा, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाई। लेकिन सिर्फ स्तंभ लेख के बारे में बोलेगा तो उसकी लिपि जो होगी वो ब्राह्मी होगी। उसकी लिपि जो होगी वो केवल ब्राह्मी में होगी, स्तंभ लेख। तो टोटल 7 स्तंभ लेख हैं। ठीक है, अब इनका लोकेशन कहाँ है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले एक टोपरा से मिला था और एक मेरठ से मिला था। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ठीक है, इसको जो है वो मेरठ से उठाया और टोपरा से उठा के दिल्ली ले गया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने, और इसको फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित किया था। एक अभिलेख मिला था मेरठ यूपी, ये भी टोपरा यूपी में, इसको उठा के दिल्ली ले आए, इसको दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख कहते हैं। और जो फिरोज शाह तुगलक है इसने उठा के लाया था इसको फिरोज शाह कोटला मैदान में, वहीं पे आपको ये अभी स्तंभ लेख मिलेगा। और दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, मैंने आपको बताया था कि 7 लाइनों का, स्तंभ पे 7 लाइनों का एक लेख लिखा होता था। इसमें पूरी की पूरी 7 लाइनें लिखी हुई हैं और बाकी अन्य में 6 ही लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था ना जो स्तंभ था उसमें 7 लाइन का लेख लिखा होता था। तो लेकिन जो उसमें से एक दिल्ली टोपरा है उसी में टोटल का टोटल 7 लाइन भरा हुआ था, बाकी अन्य में 6 था, जो और बच गए 6। तो यहाँ पे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ को फिरोज शाह तुगलक जो है वो टोपरा और मेरठ से उठा के लेके फिरोज शाह कोटला में स्थापित कर दिया। उसके बाद लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये अशोक के स्तंभ लेख हैं जो बिहार से पाए गए हैं। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ठीक है, प्रयाग जो है स्तंभ लेख वो कौशाम्बी से मिला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब अशोक के जो है वो लघु स्तंभ लेख को देख लेते हैं। तो देखिए जो अशोक के लघु स्तंभ लेख है वो कई स्थानों से मिले हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें जो है वो सारनाथ, सांची आदि स्थानों से मिले हैं। तो हम एक बार स्तंभ लेख को देख लिए, अब लघु स्तंभ लेख को देख लेते हैं। तो देखिए लघु स्तंभ लेख जो है ना वो बहुत सारे स्थानों से मिले हैं, उनमें से कुछ स्थानों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला एक लघु स्तंभ लेख कहां से मिला है? सांची से मिला है, सांची। दूसरा सारनाथ से मिला है, तीसरा कौशाम्बी से मिला है, चौथा रुमिनदेही से मिला है जो कि नेपाल में है, और 5वां निगलवा सागर से लघु स्तंभ लेख मिला है जो कि नेपाल में है। तो आपसे पूछेगा निगलवा सागर स्तंभ लेख कहाँ पे है?
अशोक का, तो वो नेपाल में। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ यूपी में, कौशाम्बी यूपी में। और इसको रानी का अभिलेख कहते हैं क्योंकि इसमें अशोक की रानी जो है वो कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। किसको? कौशाम्बी के अभिलेख को, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को क्या कहते हैं? तो कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं क्योंकि इसकी पत्नी कारुबाकी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। रुमिंदेई जो नेपाल में स्तंभ लेख है, जो लघु स्तंभ लेख है, उसमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है और एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिससे मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। और निगलवा सागर नेपाल में। एक बार आप लोकेशन को देख सकते हैं, सारनाथ यूपी में है, सांची एमपी में है, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा अरेराज ये सब कहाँ पे है? तो ये जो है वो बिहार में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस स्तंभ लेख पे किस पशु की आकृति है, तो इसको भी देखिए। तो देखिए जो सारनाथ है उसमें 4 सिंह है, सांची वाले में भी 4 सिंह है, संकीसा वाले में 1 हाथी है और रामपुरवा में 1 बैल और 1 शेर है। सारनाथ और सांची में 4 शेर है, सारनाथ और सांची में जो है वो 4 शेर है फ्रंट पे, ठीक है, फ्रंट पे। अब यहाँ पे संकीसा वाले में, संकीसा वाले में 1 हाथी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है हाथी, ठीक है। रामपुर वाले में 1 बैल और 1 शेर है, रामपुर वाले में 1 बैल और 1 शेर है, ठीक है। तो इस प्रकार स्तंभ लेख उसमें पशु प्रकृति है, इसको भी मैंने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सारनाथ वाले के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो देखिए जो ये सारनाथ का स्तंभ लेख है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस पे 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके अलावा फलक के निचले भाग में मैंने आपको बताया था कि इसको लाट कहते हैं, उल्टा कमल है। और यहाँ पे जो एक एबाकस जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर पशु की आकृति बनाई होती है, उस पे पशु होता है, ठीक है। तो सारनाथ पे 4 सिंह एक दूसरे के पीठ, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। उसके बाद जिसके निचली भाग है, निचले भाग पे एक चक्र है। इसके अलावा हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह है। इस जो जिसपे ये एबाकस पे जिसपे ये पशु है उसमें 4 पशु हैं। कौन कौन से 4 पशु हैं? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। और यहाँ जो चक्र है ना, यहाँ जो चक्र है उसमें टोटल 32 तिल्लियां हैं, जबकि जो राष्ट्रीय झंडा में जो बीच में होता है चक्र उसमें 24 तिल्लियां होती है, ठीक है। तो चक्र में जो सारनाथ का चक्र है वहां 32 तिल्लियां है, परंतु भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में केवल 24 तिल्लियां हैं। अब यहाँ पे अशोक के गुहा अभिलेख को देख लेते हैं, जो अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बनवाया था आजीवकों को रहने के लिए, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो कर्ण चौपार का गुफा है, जो सुदामा का गुफा है और जो विश्व झोपड़ी का गुफा है, उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो अशोक ने किन किन गुफाओं का निर्माण कराया था? तो कर्ण चौपार की गुफा का निर्माण, सुदामा का और विश्व झोपड़ी का। और उसके पौत्र दशरथ ने इसी बराबर में एक और ऐड किया, लोमहर्ष ऋषि, ठीक है। तो टोटल बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमहर्ष ऋषि, ठीक है। और इसके अलावा जो दशरथ है उसने 3 और बनाया, जो गया से हटके जहानाबाद के पास नागा अर्जुन की पहाड़ी है वहां पे बनाया। कौन कौन सा? गोपी, वापी और पदार्थक, गोपी, वापी और पदार्थक नामक 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। तो एक बार आप ओवरव्यू जल्दी जल्दी लीजिए, देखिए मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति को यहाँ से देखिए। तो देखिए जो मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति है उसमें अभिलेख को पढ़ते हैं। अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को कहते हैं। अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा अभिलेख आता है। अब शिलालेख है तो देखिए पहले शिलालेख को देख लीजिए। तो शिलालेख है उसमें वृहद शिलालेख है और लघु शिलालेख है। हमको वृहद शिलालेखों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वृहद शिलालेखों में हम कम से कम 8 रख लेते हैं और उसका लोकेशन रख लेते हैं। तो 8 को रखने का ट्रिक क्या बताया था आपको कि शाम को सोए जो गधा, शाम को सोए जो गधा, स से सहबाजगढ़ी बताए थे, म से मानसेरा, क से कालसी, सो से सुपारा, ए से एरा गुड्डी, जो से जोगढ़, ग से गिरनार और गधा से धौली, ध से धौली। तो इस प्रकार आप ऐसे रट लिया 8 को और इसका लोकेशन आप बारी बारी से करके इसको रिकॉल करके कर लीजिएगा, ठीक है। शिलालेख हो गया। शिलालेख के बाद, शिलालेख के बाद मैंने आपको बताया था स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, ठीक है, जिसमें 7 मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना होता है। इसमें भी लघु और वृहद है। तो वृहद जो स्तंभ लेख है उसको देख लेते हैं एक बार, जो 7 है, और जो लघु है उनकी संख्या अधिक है, ठीक। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे देखिए स्तंभ लेख में बताया था वृहद की संख्या 7 है और लघु है जो बहुत सारे हैं। तो वृहद में जो 7 है पहले उनको देखिए,
तो देखिए यहाँ पे तो विरार वाले में ये है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग कौशाम्बी वाला जो स्तंभ लेख है वो विरहर स्तंभ लेख है। और लघु स्तंभ लेखों में मैंने बताया लघु स्तंभ लेख में हम लोग को 5 का नाम मुख्य रूप से रटना होता है और उसके लोकेशन को रटना होता है। जैसे सांची कहाँ पे, एमपी में है, ठीक है। सारनाथ कहाँ पे, यूपी में है। कौशाम्बी कहाँ पे, यूपी में। रुमनदेही नेपाल में। अब रुमनदेही नेपाल वाले को रानी का अभिलेख कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। उसके बाद मैंने निगलवा सागर बताया वो नेपाल में है। और सॉरी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख करते हैं। और रुमनदेही से मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और यही एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिससे केवल कर व्यवस्था के बारे में पता चलता है मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद मैंने अनेक स्तंभ लेख लिए, उस पर किन किन पशु की कृति है इसको बताया, ठीक है। तो सारनाथ और संकीसा वाले में 4 सिंह है, सारनाथ और सांची वाले में 4 सिंह है, संकीसा वाले में 1 हाथी है, रामपुरा में 1 बैल और 1 शेर है, ठीक है। इसके बाद मैंने सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में बताया और गुहा अभिलेख के बारे में बताया कि जो गुहा अभिलेख है उनमें से 3 को निर्माण किया था अशोक ने और अन्य 4, ठीक है, उसको निर्माण उसके पौत्र दशरथ ने किया था और ये आजीविकों के लिए, संतों के लिए रहने के लिए ये गुफा था। इस प्रकार मैंने मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि मैंने अपने बातों को अच्छे तरीके से डिलीवर कर लिया होगा। 1-2 स्लाइड आगे पीछे था, उसके बाद में मैंने लास्ट में आपको एक बार रिकॉल करा दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।